हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान गैलेक्सी। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे यूपी टेट के लिए। और आज के लेक्चर में हम लोग कक्षा 5 के पर्यावरण की किताब का जो शुरू का जो 4 लेसन है उसको, और कक्षा 4 के प्रकृति के किताब का पहला लेसन, इन 5 लेसन को आज हम लोग अच्छे तरीके से, जो इसके मुख्य जो फैक्ट हैं उसके बारे में आज हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। क्योंकि जो यूपी टेट में जो पर्यावरण में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इस कक्षा 4 और 5 की किताबों से ही अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग कुल मिलाकर के 5-6 वीडियोस देखेंगे और उसमें पूरे कक्षा 4 और 5 के पर्यावरण और प्रकृति को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो सबसे पहले आज के चैप्टर में, आज के वीडियोज में हम लोग सबसे पहले देखते हैं परिवार। परिवार क्या है? सबसे पहले हम लोग परिवार को समझते हैं। तो परिवार होता है कुछ लोगों का समूह होता है जो कि एक साथ इकट्ठे एक घर में लोग रहते हैं। तो एक साथ रहने वाले लोगों के समूह को जो एक ही घर में रहते हैं उसको हम लोग परिवार कहते हैं। तो ये रही परिवार की परिभाषा। परिवार जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एकाकी परिवार होता है और संयुक्त परिवार होता है। ये 2 प्रकार होते हैं परिवार के। तो ये जो 2 प्रकार हैं, इन दोनों में क्या क्या अंतर है इसको हम लोग समझते हैं। तो जो संयुक्त परिवार है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। संयुक्त परिवार में जो सदस्यों की संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत एकांकी परिवार के। यानी कि एकांकी परिवार में जो सदस्यों की संख्या होती है वो कम होती है और संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। क्योंकि संयुक्त परिवार में माता पिता, बच्चे, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी सभी लोग आ जाते हैं। यानी कि इतने सारे लोगों से मिल करके हम लोगों का जो संयुक्त परिवार है वो बनता है। बाकी जो एकांकी परिवार होता है इसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे ही होते हैं। इस तरह जो एकांकी परिवार होता है वो छोटा होता है और संयुक्त परिवार जो होता है वो बड़ा होता है। तो ये मुख्य अंतर हैं संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार में। जो यूपी टेट का सिलेबस है उसमें हम लोगों का एक टॉपिक है परिवार, और परिवार से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती है, इसलिए इस पॉइंट को हमें याद रखना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं परिवार में बदलाव के कारण। तो परिवार में बदलाव के क्या क्या कारण होते हैं? हम लोगों ने सी टेट का जो लेक्चर देखा था, उस सी टेट के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि परिवार में बदलाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं। परिवार में बदलाव के जो कारण होते हैं वो 4-5 कारण होते हैं जो कि परिवार में सदस्यों की संख्याओं में बदलाव करते हैं। जैसे अगर किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो उसमें उस परिवार में एक संख्या बढ़ जाती है। और अगर किसी परिवार में से अगर किसी व्यक्ति की शादी हो जाए, तो अगर लड़के की शादी होगी तो एक के बहू आ जाने से उस परिवार में एक संख्या बढ़ेगी, और अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उस परिवार में से एक संख्या घट जाती है। तो 2 कारण ये भी हो गए। इसके अलावा जो लोग नौकरी पेशा वाले होते हैं, अगर उनमें से उस परिवार में से कोई व्यक्ति नौकरी करने वाला है, सरकारी जॉब में है, और उसका अगर ट्रांसफ़र किसी दूसरे जगह पे हो जाता है तो उस परिवार को छोड़ करके दूसरे जगह ड्यूटी करने के लिए चला जाता है। इस तरह उस परिवार में संख्या घट जाती है। इसके अलावा कुछ लोग परिवार छोड़ करके पढ़ाई करने के लिए, कुछ बच्चे जो होते हैं अपने परिवार को छोड़ करके शहरों में चले जाते हैं। तो जब शहरों में चले जाते हैं तो उस परिवार में भी एक संख्या जाकर के कम हो जाती है और उस परिवार में बदलाव हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने रोजी रोटी के तलाश में अपने घर को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पे चले जाते हैं, तब भी परिवार में संख्या जो होती है सदस्यों की वो बदल जाती है, और इस तरह परिवार में बदलाव होते हैं। तो यही 4-5 कारण हैं जो कि हम लोगों के परिवार में बदलाव लाते हैं। अब जो है हम लोग समझते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या होती है? तो ब्रेल लिपि होती है एक तरह की लिखावट होती है जिसे जो अंधे व्यक्ति होते हैं उस लिखावट के सहारे पढ़ने का कार्य करते हैं। यानी कि ब्रेल लिपि एक ऐसा तरीका होता है जिसके सहारे जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो किसी चीज को पढ़ सकते हैं। तो ब्रेल लिपि की खोज किया था लुई ब्रेल ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले व्यक्ति थे,
और वो जब छोटे थे तो उसी समय इनके आंखों में कोई चीज धंस गया था, कोई एक ऐसा नुकीला पदार्थ धंस गया था जिसकी वजह से इनकी जो आंखें थी वो खराब हो गई थी। और इस तरह इसके बाद उन्होंने इस लिपि की खोज की। क्योंकि जो लुई ब्रेल थे उन्हें पढ़ने में काफ़ी रुचि थी, वो उस रुचि को पूरा करने के लिए उन्होंने इस लिपि की खोज की और इस लिपि के माध्यम से उन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया और पढ़ाई किए। और इसी लिपि के सहारे हम पूरे देश भर में या पूरे विश्व के जितने भी अंधे व्यक्ति होते हैं इसी लिपि के सहारे जो है वो पढ़ाई करते हैं। तो जो ब्रेल लिपि होता है, इस ब्रेल लिपि में एक कागज होता है और वो कागज काफी मोटा होता है। उस मोटे कागज में किसी नुकीले औजार से उसमें छेद किया जाता है और कुछ बिंदु बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर के 6 बिंदु बनाए जाते हैं। 6 तरह के ही बिंदु होते हैं। इसी 6 बिंदुओं के आधार पर कोई अक्षर लिखा जाता है। इन 6 बिंदुओं को उपयोग में ला करके कोई भी अक्षर लिखना होता है तो उसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6 बिंदु है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 बिंदुओं को अगर मान लीजिए अगर ये लिखा जाता है तो यहाँ पे जो ऊपर वाला ये बिंदु है इसको थोड़ा सा इसका उभार थोड़ा ज़्यादा बना दिया जाता है और इसी को अंधा व्यक्ति जो है हाथ से महसूस करता है और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अगर बी लिखना होता है तो इन 2 बिंदुओं को यानी कि इसको इन दोनों को उभार थोड़ा ज़्यादा बना दिया जाता है। इससे उसे महसूस हो जाता है कि नहीं यहाँ पे बी लिखा हुआ है। इसके बाद अगर सी लिखा जाता है तो इस बिंदु को, पहले बिंदु को और ये जो दाहिने साइड का जो बिंदु है इसको ऐसे ही सामान्य रूप से रखा जाता है और इन 2 बिंदुओं को इसको और इसे थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। इस तरह जो अंधा व्यक्ति होता है उसे महसूस करता है अपने हाथों से पकड़ करके, अपने हाथों से टच कर करके, और वो जान जाता है कि यहाँ पे सी लिखा हुआ आता है। तो जितने भी अक्षर होते हैं सभी अक्षर को लिखने का एक विशेष तरीका होता है और उस विशेष तरीके को अंधे व्यक्ति जो होते हैं अपने दिमाग में हाथों से टच कर करके उसे महसूस कर लेते हैं और उस लिखावट को समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो इस ब्रेल लिपि के माध्यम से ही पूरे विश्व के जो भी अंधे व्यक्ति हैं उसे पढ़ाई करते हैं। अब है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे, इसे हमें याद रखना है। इसके बाद है सांकेतिक भाषा। हम लोगों ने कभी टीवी में, दूरदर्शन में हम लोगों ने कुछ ऐसे करते हुए लोगों को देखा है, जैसे इस तरह के कुछ हाथ के निशान या हाथ के द्वारा कुछ संकेत बनाते हुए हम लोगों ने देखा है। ये एक भाषा होती है। इस भाषा के द्वारा जो लोग सुन नहीं सकते हैं वो सुनने का कार्य करते हैं या समझने का कार्य करते हैं। यानी कि ये एक सांकेतिक भाषा है और इस सांकेतिक भाषा के माध्यम से जो व्यक्ति सुन नहीं पाते हैं, जो लोग बहरे होते हैं, वो लोग इसी के माध्यम से कोई भी सूचना ग्रहण करते हैं। तो इस तरह की जो भाषा है उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं या साइन लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन कौन है? सुधा चंद्रन एक ऐसी व्यक्ति हैं, एक ऐसी महिला हैं जिनका पैर जो है खराब हो चुका है। उनका पैर जो है खराब है, फिर भी वो कृत्रिम पैरों के माध्यम से भरतनाट्यम, एक नृत्य होता है भरतनाट्यम जो कि दक्षिण भारत में किया जाता है। दक्षिण भारत के हिस्सों में नाट्यम को किया जाता है और उस भरतनाट्यम में उन्होंने कृत्रिम पैरों के सहारे ही उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की है। यानी कि उस भरतनाट्यम को सीखा और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उस नृत्य को उन्होंने किया है और उसके माध्यम से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। तो सुधा चंद्रन जिनका कि पैर नहीं था, उन्होंने कृत्रिम पैर के माध्यम से भरतनाट्यम में अपना नाम रोशन किया है। इसके बाद एक नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा का नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनके भी पैर नहीं हैं और पैर नहीं है फिर भी इन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम लोग एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की है। यानी कि बिना पैरों के इन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ा है। इसलिए इनका नाम जो है काफ़ी प्रचलित है और विश्व में प्रसिद्ध है।
यानी कि अरुणिमा सिन्हा ने भी एक कृत्रिम पैरों के माध्यम से ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, यानी कि एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर ऊंची है। 8,848 मीटर ऊंचाई इन्होंने कृत्रिम पैरों के माध्यम से तय की है। इसके बाद एक नाम आता है रविंद्र जैन। रविंद्र जैन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। आंखें नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं माना और इन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपने आप को ढाल दिया, यानी कि संगीत के क्षेत्र में इन्होंने ये इतना आगे निकल गए हैं कि इन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया है और इसके वजह से ये काफ़ी प्रचलित हैं और विश्व में इनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है, रविंद्र जैन का। इसके बाद है शरद गायकवाड़। शरद गायकवाड़ जो है इनके हाथ खराब हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोगों के, चाहे वो लुई ब्रेल हो या फिर सुधा चंद्रन हो, अरुणिमा सिन्हा हो, रविंद्र जैन हो या शरद गायकवाड़ हो, सभी लोग शारीरिक रूप से विकलांग हैं, यानी कि कोई न कोई कमी उन लोगों को शारीरिक रूप से है। फिर भी उन लोगों ने सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि विश्व में भी अपना नाम रोशन किया है और वो भी अपने कार्यों के हिसाब से, यानी कार्यों को कर करके उन्होंने अपने कुछ ऐसे सपने देखे और उन सपनों को साकार किया जिसके वजह से उन लोगों का नाम जो है पूरे विश्व में प्रचलित हो गया है। हालांकि हम लोगों के पैर होते हुए भी, हाथ पैर होते हुए भी, हम लोग पूरे शरीर से स्वस्थ होते हुए भी हम लोगों ने अभी वो ऐसा कार्य नहीं किया जितना कि इन लोगों ने बिना हाथ और पैर के इतने बड़े बड़े कार्य इन लोगों ने कर चुका है। शरद गायकवाड़ जो है तैराकी में अपना नाम रोशन किए हैं, यानी कि इनके हाथ नहीं थे फिर भी इन्होंने तैराकी के क्षेत्र में काफी प्रसिद्धि पाई है। अगला पॉइंट है शरीर स्वस्थ तो मस्तिष्क भी स्वस्थ है, यानी कि जब अगर हम लोगों का शरीर स्वस्थ रहता है तो हम लोगों की मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ हो जाता है, यानी कि अगर शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क जो है अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें व्यायाम करना जरूरी होता है। अगर हम लोग व्यायाम नियमित रूप से और टाइमबद्ध एक समय के अनुसार रोज प्रतिदिन अगर हम लोग व्यायाम करते हैं तो हम लोगों की शरीर स्वस्थ हो जाएगी और जब शरीर स्वस्थ हो जाएगी तो हम लोगों का मस्तिष्क जो है ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगा। अब जो है हम लोग समझते हैं गेम जो है दो तरह के हैं, इंडोर गेम और आउटडोर गेम। इंडोर गेम क्या होते हैं और आउटडोर गेम क्या होते हैं, इन दोनों को हम लोग समझते हैं। जो इंडोर गेम होते हैं, इंडोर का मतलब होता है जो कि घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, और आउटडोर का मतलब होता है कि घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। यानी कि जो खेल घर के अंदर खेले जाते हैं उसे हम लोग इंडोर गेम कहते हैं और जो खेल घर के बाहर खेले जाते हैं उसे हम लोग आउटडोर गेम कहते हैं। तो घर के अंदर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? घर के अंदर जो है शतरंज हम लोग खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, इसके अलावा टेबल टेनिस वगैरह खेलते हैं, लूडो भी कुछ लोग खेलते हैं घर के अंदर। तो ये सब जो खेल हैं, ये सब खेल जो है इंडोर खेल के अंतर्गत आते हैं। आउटडोर जो गेम होते हैं उसमें क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, ये सब खेल जो है आउटडोर गेम के अंतर्गत आते हैं। तो जो आउटडोर खेल होते हैं इसमें जो है शरीर जो है ज़्यादा स्वस्थ होता है, यानी कि इसको खेलने से हम लोगों के शरीर को काफ़ी फायदा होता है और हमें स्वास्थ्य के दृष्टि से काफ़ी लाभ होता है। तो आउटडोर गेम जो होते हैं वो काफ़ी स्वास्थ्य के दृष्टि से अच्छे होते हैं। अब हम लोग समझते हैं इंडोर प्लस आउटडोर, यानी कुछ गेम ऐसे होते हैं जिससे हम लोग इंडोर भी खेल सकते हैं और आउटडोर भी खेल सकते हैं, यानी घर के अंदर भी इसे खेल सकते हैं और घर के बाहर भी खेल सकते हैं। तो उन खेलों में है बैडमिंटन और टेबल टेनिस, यानी कि ये दो खेल ऐसे हैं जिसे हम लोग घर के अंदर खेल सकते हैं और घर के बाहर भी खेल सकते हैं। तो घर के अंदर खेलने के लिए बैडमिंटन अगर मान लीजिए हम लोगों को खेलना हो तो इसके लिए बहुत बड़ा हाल, लंबा चौड़ा हाल और काफ़ी ऊंचा उसकी छत चाहिए, तभी हम लोग बैडमिंटन खेल सकते हैं, नहीं तो इसे हम लोग बाहर ही खेल पाएंगे। अब देखिए इंडोर गेम जो होते हैं वो मानसिक रूप से सक्रिय बनाते हैं और हम लोग इसे मानसिक रूप से सक्रिय होकर के खेलते भी हैं।
अगर हम लोग मानसिक रूप से और मन को शांत रख के अगर हम लोग इस खेल को अगर नहीं खेलेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इस खेल में हार जाएंगे। तो इसमें हम लोगों को मानसिक जो है शांति आवश्यक होती है और सक्रियता भी आवश्यक होती है। इसके बाद खेल द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? तो खेल के द्वारा हमें शारीरिक और मानसिक विकास होता है, यानी कि खेल के द्वारा हम लोगों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शारीरिक विकास होता है, बल्कि शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है। अगर परीक्षा में ये पूछ दिया कि खेल द्वारा हमारे शरीर को शारीरिक विकास होता है या मानसिक विकास होता है या दोनों विकास होता है, तो हम लोग दोनों पर ट्रिक लगाएंगे, यानी कि हम लोगों को खेल के द्वारा शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। अब अगला पॉइंट है, हर खेल के विशिष्ट नियम होते हैं, यानी कि जितने भी खेल होते हैं दुनिया में उन सभी खेलों के कुछ न कुछ विशिष्ट नियम हैं, कुछ विशिष्ट नियम बनाए गए हैं और उन्हीं नियम को फॉलो कर करके उस खेल को खेला जाता है। अगर उस नियम को फॉलो नहीं किया जाए तो उस खेल में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा और जो दो टीमें रहेंगी वो आपस में लड़ती झगड़ती रह जाएंगी और वो खेल पूरा भी नहीं होगा। तो किसी भी खेल को खेलने के लिए जो उसके नियम होते हैं उस नियम के आधार पे उस खेल को खेला जाता है। इसके अलावा खेल भावना हम लोगों के टॉपिक में है और खेल भावना से क्या फायदा होता है? तो खेल भावना का मतलब होता है कि कोई भी खेल अगर हम लोग खेलें तो उसमें हम लोगों का जो पारस्परिक जो सौहार्द है, प्रेम व्यवहार है, वो बना रहना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से मारपीट नहीं करना है, बल्कि हमें एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार स्थापित करना है और टीम भावना के अंतर्गत कार्य करना है। तो खेल भावना से हम लोगों को जो पारस्परिक सौहार्द है वो बढ़ता है और टीम भावना में कार्य करने का गुण जो है विकसित होता है। तो दो चीजें जो है हम लोगों को खेल भावना से प्राप्त होती हैं, यानी कि खेल भावना से हमें पारस्परिक सौहार्द और टीम भावना हम लोगों के मन में जागृत होती है। इसके अलावा खेल लड़के और लड़कियां, यानी कि कोई भी खेल ऐसा नहीं है जिसे सिर्फ लड़के खेलते हों या कोई भी खेल ऐसा नहीं है जिसे सिर्फ लड़कियां खेलती हैं, यानी कि लड़के और लड़कियों के लिए कोई भी खेल अलग अलग नहीं बना हुआ है। जितने भी खेल हैं उन सारे खेलों को लड़के भी खेल सकते हैं और लड़कियां भी खेल सकती हैं, यानी कि किसी भी खेल में कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है कि इसे सिर्फ लड़के खेलेंगे या सिर्फ लड़कियां खेलेंगी। तो हर एक खेल जो है लड़के और लड़कियां दोनों खेल सकते हैं, कोई खेल बंटा हुआ नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ खिलाड़ियों के नाम जानेंगे और वो किस खेल से जुड़े हुए हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पीटी ऊषा और बीना मोल, ये दो खिलाड़ी हैं एथलेटिक्स से। और पीटी ऊषा बीना मोल तो हैं ही, बाल सम्मा और रोजा कुट्टी भी एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो चार नाम हैं ये एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है और इन चारों का नाम जो है हम लोगों की किताबों में दिया है। तो इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है यूपी टेट में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम इसमें से है वो है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा भारत की उड़न परी कहलाती हैं और ये बहुत तेज दौड़ती हैं, यानी कि दौड़ने में काफ़ी तेज हैं और भारत की ये उड़न परी कहलाती हैं। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना चाहिए। इसके अलावा है बूला चौधरी जो है तैराकी से जुड़ी हुई हैं और तैराकी में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। सानिया मिर्जा को अधिकतर लोग जानते हैं क्योंकि सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि भारत की तरफ से खेलती हैं। और इसके बाद साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, ये दो खिलाड़ी हैं जो कि बैडमिंटन खेलते हैं। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, इन तीनों नामों को यानी कि सानिया, साइना और सिंधु, तीनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन इसमें से बैडमिंटन खेलता है और कौन इसमें से टेनिस खेलता है। तो सिर्फ हम लोगों को सानिया पे ध्यान देना है क्योंकि सानिया मिर्जा जो हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है ये सिर्फ टेनिस खेलती हैं, यही एक हैं जो कि टेनिस खेलती हैं और साइना और सिंधु जो है बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी हैं।
तो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ये दोनों जो है बैडमिंटन खेलती हैं। इसके बाद अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज, जितना लंबा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है, यानी कि ये लंबी कूद में काफ़ी आगे हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है लंबी कूद में ये लंबी कूद की खिलाड़ी हैं। अब है मैरी कॉम, मैरी कॉम जो है ये विश्व स्तर पे बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लेती हैं और कई बार जो है मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप जीता भी है। तो ये नाम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैरी कॉम का। इसके बाद है साक्षी मलिक, साक्षी मलिक जो है कुश्ती से संबंधित हैं, इसे हमें याद रखना है। इसके बाद विराट कोहली को सब लोग जानते हैं कि क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और हम लोगों के क्रिकेट के इस समय के कैप्टन भी हैं। और विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद जो हैं ये शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं भारत के। भारत के सबसे ज़्यादा और सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी शतरंज में विश्वनाथन आनंद ही हुए हैं। तो ये नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग समझते हैं पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक क्या होता है? तो जो ओलंपिक खेल होते हैं हर 4 साल पे ओलंपिक खेल खेला जाता है और उसका जो स्थान होता है हर बार चेंज होता रहता है। तो जो ओलंपिक खेल होते हैं ठीक वैसे ही खेल पैरा ओलंपिक होता है, लेकिन इस पैरा ओलंपिक में सामान्य खिलाड़ी भाग नहीं लेते हैं, बल्कि इसमें जो है वैसे खिलाड़ी भाग लेते हैं जो कि शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, यानी शरीर का कोई न कोई हिस्सा उन लोगों का विकलांग होता है। वो खिलाड़ी जो है इस पैरा ओलंपिक में भाग लेते हैं। इसके बाद खेल, स्थानीय खेल, राष्ट्रीय खेल और पारंपरिक खेल, ये 3 तरह के खेल होते हैं। तो स्थानीय खेल मतलब ऐसे खेल होते हैं जो किसी स्थान विशेष से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो किसी राज्य विशेष के हों या फिर किसी देश विशेष के ही क्यों न हों, यानी कि वो पूरे विश्व में नहीं खेले जाते हैं, किसी एक स्थान विशेष से जुड़े हुए खेल होते हैं। जैसे रस्सी कूद, रस्सी कूद एक खेल है, कुर्सी दौड़, रस्साकसी एक ऐसे खेल हैं जो कि स्थानीय खेल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय स्तर के खेल, जिसको लगभग में अधिकतर देश जो है खेलते हैं, यानी कि हर देश के खिलाड़ी जो है उस खेल को खेलते हैं और उस खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी होती हैं और हर देश जो है उसमें हिस्सा लेता है। जैसे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, जिम्नास्ट, मलखम्ब। इसके बाद पारंपरिक खेल जो हैं, पारंपरिक खेल ऐसे खेल होते हैं जिन खेलों को लोग बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं। जैसे हम लोगों के देश में कबड्डी, कुश्ती, ये ऐसे खेल हैं जो कि बहुत पहले से लोग इसको खेलते आ रहे हैं, पुराने जमाने से ही लोग इसको खेलते आ रहे हैं। तो पारंपरिक खेलों में कबड्डी है, लट्टू नचाना है, गिल्ली डंडा है, ये सब पारंपरिक खेल हैं। तो इसे हम लोगों को याद रखना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के खिलाड़ी थे और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इतने बड़े खिलाड़ी थे कि आज तक जो है इनके जैसा खिलाड़ी पूरी दुनिया में हॉकी में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। तो मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद के नाम पे ही हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस भी हम लोग मनाते हैं, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जब जन्म हुआ था तो वो तिथि है 29 अगस्त, यानी कि 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था और उस 29 अगस्त के हर 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक किस खेल से जुड़े हुए हैं? हॉकी से। तो इसे हम लोगों को याद रखना चाहिए। हॉकी से जुड़े हुए हैं और इनके समय में जब ओलंपिक हुआ था तो भारत ने ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद है सुशील कुमार। तो सुशील कुमार जो एक कुश्ती से जुड़े हुए हैं। मिताली राज जो है क्रिकेट कैप्टन रह चुकी हैं और भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन मिताली राज रह चुकी हैं और इन्होंने दोहरा शतक जो है टेस्ट क्रिकेट में जमाया है और दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी ये मिताली राज बनी हैं। इसके बाद है अजय ठाकुर। तो जो अजय ठाकुर हैं, अजय ठाकुर जो है कबड्डी के पूर्व कैप्टन हैं और इन्होंने इनके समय में हम लोगों का देश जो है वर्ल्ड चैंपियन बना था। अजय ठाकुर के समय में हम लोगों का जो देश है वो कबड्डी में वर्ल्ड चैंपियन बना है। इसके बाद नसरीन शेख। नसरीन शेख जो है वो खो खो के कैप्टन है और इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा अब जो है हम लोग देखते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल सब लोग जानते हैं हॉकी है। और दीपा मलिक 2-3 नाम यहाँ पे भी है जिसको कि हम लोगों को याद रखना है। जैसे दीपा मलिक हैं, तो दीपा मलिक जो है गोला फेंक में इन्होंने 2016 में जो पैरा ओलंपिक खेल हुआ था उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। क्योंकि दीपा मलिक एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिनमें जो कि विकलांग हैं, यानी कि इनके जो शरीर का जो निचला हिस्सा है यानी कि पैर, ये जो है बिल्कुल शून्य है। बिल्कुल पैर शून्य होते हुए भी इन्होंने गोला फेंक में इन्होंने रजत पदक जीता है। गोला फेंक को 60 पुल भी कहा जाता है। तो इन्होंने गोला फेंक में रजत पदक इन्होंने हासिल किया है 2016 के ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेल में। इसके बाद गीता फोगाट कुश्ती से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं और बहुत ही अच्छी भारत की अच्छी खिलाड़ी हैं। इनके नाम पे एक फिल्म भी बन चुकी है दंगल का नाम शायद आप लोगों ने देखा होगा, दंगल फिल्म, जिसमें इन्हीं की कहानी है। गीता फोगाट, बबीता फोगाट और महावीर सिंह फोगाट जो। इसके बाद हिमा दास जो है धावक हैं। जैसे यहाँ पे पीटी उषा जो है धावक हैं, एथलेटिक्स से जुड़ी हुई हैं, वैसे ही हिमा दास भी एक धावक हैं। इसके बाद एक सरदार सिंह जो है हम लोगों के देश में हॉकी के जो है खिलाड़ी रह चुके हैं और इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे भी याद रखना है। ये जो है हॉकी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद एक खेल कूद से हम धैर्यवान, अनुशासित, समयबद्ध और विनम्र होते हैं। यानी कि अगर हम लोग खेल से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों में विनम्रता आएगी, धैर्य आएगा, हम लोग अनुशासित होंगे और समयबद्ध होंगे। ये 3-4 गुण जो है हम लोगों को खेल के द्वारा हमने मिलेगा या विकसित होगा हम लोगों के अंदर। तो खेल जो है हम लोगों के जीवन में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। इसलिए खेल में जो है प्रत्येक बालक को, प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा लेना चाहिए। तो ये रहा आज का हम लोगों का टॉपिक जो पर्यावरण अध्ययन यूपी टेट के लिए है। और इसमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर जो है या पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर जो है समझ में आया होगा। आगे ऐसे ही 4-5 वीडियो और आएंगे और कक्षा 4 और 5 की प्रकृति और पर्यावरण किताब को समाप्त किया जाएगा।